हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्टिव सर्जी में। और आज हम फिजिक्स के महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज लेकर के आए हैं। और ये सारे के सारे पीवाईक्यूज दर्पण से रिलेटेड हैं, यानी मिरर से रिलेटेड हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से इन सभी के सभी पीवाईक्यूज को देखना है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम गवाए इन पीवाईक्यूज को थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर ये पीवाईक्यूज क्या हैं। और इन सभी पीवाईक्यूज में आप एक बात नोटिस करेंगे कि बहुत ही बेहतरीन और लॉजिकल पीवाईक्यूज हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पीवाईक्यूज की। और इसमें जो पहला देखिए, यहां पर जो क्वेश्चन है हमारे सामने, वो क्वेश्चन ये है, कह रहे हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यानी देखिए बेटा, यहां पर ये अवतल दर्पण मान लीजिए, आपने अवतल दर्पण ले लिया यहां पर। अब कह रहे हैं हमसे कि अगर हम अवतल दर्पण में वस्तु को हम फोकस एफ और वक्रता केंद्र, यहां पर वक्रता केंद्र है, इसके बीच अगर हम वस्तु को रख दें तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो जब ध्यान रखिए, जब भी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो है उसका वो बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से हमेशा बड़ा बनता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब हमेशा। इस ध्यान रखिए इस बात को, जब भी किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, वस्तु से वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है, और हमेशा ही वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, इधर की तरफ बनता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो आपको यह बात पता होगी कि उत्तल दर्पण में क्या वस्तु चाहे दर्पण के सामने कहीं पर भी रखी हो, प्रतिबिंब हमेशा एक ही जैसा बनता है। तो यहां पर अगर यहां पर मान लीजिए उत्तल दर्पण है, ये कोई उत्तल दर्पण है बेटा, तो इस उत्तल दर्पण में अगर आप वस्तु को कहीं पर भी रख दो, चाहे वस्तु को यहां कहीं पर भी रख दो बाईं तरफ, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है हमेशा वो हमेशा जो है कैसा बनता है, वो हमेशा आभासी बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, और ध्यान रखेंगे और सीधा बनता है। तो ध्यान चेक करो जरा इसमें ऑप्शन कि आभासी, वस्तु से छोटा और सीधा, ऑप्शन कौन सा है इसमें। तो यहां पर देखिए आभासी और सीधा, चलिए तो वास्तविक और उल्टा नहीं, ये नहीं होगा। आभासी और सीधा, हाँ आभासी बनता है और सीधा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है, ये बात शायद इसमें नहीं लिखी हमने। वास्तविक और सीधा ये नहीं, आभासी और उल्टा ये भी नहीं, गलत है। तो यानी कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है हमेशा उत्तल दर्पण में, वस्तु चाहे कहीं पर भी रखी हो उसमें। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए। यदि अवतल दर्पण की फोकल लंबाई माइनस के 15 सेंटीमीटर है तो उसकी प्रकृति क्या है। बेटा ये बताओ कि यहां पर जो ये फोकल लंबा लेंथ है, यानी कि फोकस दूरी है, वो माइनस में ऑलरेडी दे रखी है इन्होंने, यानी कि यहां पर जो फोकस दूरी है वह है माइनस की 15 सेंटीमीटर। और अगर ये फोकस दूरी भी नहीं देते इस क्वेश्चन में, खाली सिर्फ इन्होंने सिर्फ ये लिख दिया अवतल दर्पण, तब भी हम इस दर्पण की प्रकृति को बता सकते हैं। देखिए दर्पण दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं अपसारी दर्पण, एक होता है अपसारी दर्पण होता है, एक होता है अभिसारी दर्पण। देखिए अब ये अवतल दर्पण जो होता है, इसके समांतर चलने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो हमेशा फोकस पर इकट्ठा होंगी रियल टाइम में, ठीक है। और इन्होंने लिख भी रखा है यहां पर दर्पण कौन सा है, ये अवतल दर्पण है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, देखिए दर्पण कौन सा होगा, ये अवतल दर्पण होगा। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा इग्नोर करिए आप, ये थोड़ा लिखने में इसमें मिस प्रिंट हो गया। चलिए अगला देखिए, अगर हम पांचवा क्वेश्चन देखें, यदि वस्तु को अनंत दूरी पर रखा जाए तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनेगा। ध्यान रखना है कि जब भी वस्तु को अगर आप अनंत पर रखेंगे तो इस दर्पण में जो प्रतिबिंब है आपका वो हमेशा बनता है फोकस पर। कहां बनता है, हमेशा इसके फोकस पर ही बनेगा प्रतिबिंब। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। तो जब भी वस्तु अनंत पर रखेगी प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा हमेशा फोकस पर बनेगा। अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, कोई सा भी दर्पण हो, प्रतिबिंब हमेशा बनेगा फोकस पर। आपको इस बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब। देखिए यह सवाल अक्सर पूछा जाता है बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आखिर कैसा होता है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि
समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, तो एक तो बेटा वो आभासी होता है प्रतिबिंब, जो समतल दर्पण में बनता है ना, वो आभासी प्रतिबिंब होता है एक तो, और एक जो होता है वो वस्तु के बराबर होता है, यानी ना ही वस्तु से छोटा और ना ही वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। अच्छा, चेक करो जरा, इसमें ध्यान करिए जरा, यहां पर वास्तविक होता है? जी बिल्कुल नहीं, वास्तविक तो नहीं होता, हमने आपको बताया अभी। क्या उल्टा होता है? नहीं, उल्टा भी नहीं होता, सीधा होता है। ध्यान रखेंगे, प्रतिबिंब जो होता है बेटा वो कैसा होता है? समतल दर्पण में वो सीधा प्रतिबिंब होता है, इस बात का भी आपको बखूबी ध्यान रखना है। तो यहां पर जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा नहीं, सीधा होता है, सीधा प्रतिबिंब होता है, उल्टा प्रतिबिंब नहीं होता है, और समान आकार का होता है। देखिए मैंने बताया वस्तु के बराबर होता है, तो समान आकार का। जी हाँ, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में वो समान आकार का बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहां पर है यदि किसी दर्पण में आवर्धन +2 है तो प्रतिबिंब होगा। देखिए इस तरह के सवाल अक्सर कई बार पूछे जाते हैं कि यहां पर देखिए आवर्धन जो है एम का जो मान है वो +2 है, यानी आवर्धन जो है वो +2 है, तो प्रतिबिंब होगा। देखिए एम का मान जब भी प्लस में हो तो एक बात को आप ध्यान रखिए, एम का मान जब भी प्लस में होगा तो प्रतिबिंब जो है हमेशा वो सीधा प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? सीधा प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा ध्यान रखना इस बात को। दूसरी बात, अगर एम का मान कभी भी 1 से बड़ा हो, अगर एम का मान 1 से बड़ा हो तो आप ये कहेंगे कि प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो वस्तु की लंबाई से ज्यादा होगी, यानी कि एम का मान 1 से बड़ा तभी आएगा जब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से क्या हो? ज्यादा हो, और प्लस में तभी आएगा जबकि प्रतिबिंब कैसा हो? सीधा हो। चलिए चलते हैं, इस ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं ऑप्शन पर। वास्तविक और उल्टा बनेगा सर? बिल्कुल हाँ। अगर आप यहां पर देखें कि वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, नहीं वास्तविक तो बन सकता है, ठीक है नहीं, लेकिन उल्टा नहीं है ये प्रतिबिंब। क्यों? प्रतिबिंब कैसा? सीधा है, क्योंकि प्लस का साइन है। आभासी और सीधा, देखिए आभासी और सीधा, बिल्कुल ठीक है, आभासी और सीधा है, ये हो सकता है ऑप्शन, ये भी ऑप्शन हो सकता है। वास्तविक और सीधा, तो यहां पर देखें आप तो नहीं नहीं नहीं, नहीं। सीधा, हाँ वास्तविक और सीधा ये भी हो सकता है, लेकिन अगर आप देखें किसी भी दर्पण में, चाहे वो अवतल दर्पण हो आपका, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक और सीधा कभी नहीं बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी सीधा नहीं बनता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ, आभासी और सीधा बनेगा प्रतिबिंब, और आभासी और उल्टा तो बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एम का मान यहां पर ऑलरेडी पॉजिटिव में है, तो यहां पर ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा हमेशा। ध्यान रखिए, एम का मान जब भी प्लस में हो तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, एम का मान जब भी 1 से बड़ा हो तो प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो वस्तु की लंबाई से ज्यादा होती है, यानी प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है हमेशा। चलिए अब यहां पर सवाल है कि आवर्धन का सूत्र क्या है। तो देखिए आवर्धन का सूत्र क्या है, यहां पर देखते हैं। हमने एक सूत्र पढ़ा था पीछे कि एम बराबर होता है LI/LO इज इक्वल टू होता है माइनस का V/U। अब आप खुद देख के बताइए कि यहां पर आवर्धन का सूत्र क्या होगा। क्या m बराबर प्लस का V/U है? देखिए इस सूत्र को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, m बराबर माइनस का V/U। क्या मैं आपसे पूछूं क्या m का मान m इज इक्वल टू V/U है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। देखिए m इज इक्वल टू माइनस का V/U होता है, ये हाँ बिल्कुल, देखो ये ठीक है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है बी, m इज इक्वल टू माइनस का V/U ये होता है। यानी आवर्धन जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का अनुपात होता है, और माइनस का चिन्ह साथ में आता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए अगला सवाल यह है, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में क्यों किया जाता है? यानी सवाल यह है कि हम भाई उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो वाहनों में ही क्यों करते हैं, यानी कि मोटरसाइकिल में या फिर कार में ही क्यों करते हैं, मतलब कहीं और क्यों नहीं करते हैं, या फिर यहां पर क्या अवतल दर्पण का भी उपयोग किया सकता है वाहनों में? नहीं, वाहनों में अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है, उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा होता है। देखिए आपको अगर थोड़ा सा याद हो कि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है एक ही प्रकार का बनता है, चाहे वस्तु कहीं पर भी रखी हो, चाहे वस्तु दर्पण के सामने कहीं पर भी रखी हो, प्रतिबिंब हमेशा एक ही प्रकार का बनेगा। उसकी प्रकृति जो है, उसका नेचर एक ही जैसा रहेगा। वो प्रकृति क्या होती है सर? प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा होता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा बनता है इस दर्पण में, और साथ में ही अगर आप देखें प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? आभासी होता है। चलिए कोई बात नहीं,
अब सबसे जो फायदेमंद चीज होती है, हम वाहनों में इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह यह है कि जब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा तो ज्यादा एरिया कवर करेगा। यानी जब वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा तो एरिया ज्यादा कवर करेगा और ज्यादा आसपास का एरिया आपको नजर आएगा। इस वजह से भी हम इस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का हम वाहनों में करते हैं। और दूसरा, प्रतिबिंब जो है इसमें सीधा बनता है। और अच्छी बात यह है कि वस्तु कहीं पर भी रखी हो, हमेशा प्रतिबिंब जो होता है इसमें एक जैसा बनता है, प्रतिबिंब की प्रकृति चेंज कभी भी नहीं होती है। तो बताइए यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए जी नहीं, बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम इसका उपयोग नहीं करते हैं वाहनों में। सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए जी बिल्कुल हाँ, सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अधिक क्षेत्र दिखाने के लिए बिल्कुल हाँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो अधिक क्षेत्र दिखाने के लिए यहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और उल्टा प्रतिबिंब बनाने के लिए जी नहीं। तो आपके दोनों ऑप्शन काफी हद तक बिल्कुल सही हैं कि सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए, अधिक क्षेत्र दिखाने के लिए। फिर भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, वैसे तो सही है दोनों, फिर भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपको काफी हद तक ऑप्शन नंबर सी को ही आपको प्रायोरिटी देनी है, आपको इस ऑप्शन नंबर सी को ही लगाना है। क्योंकि सबसे बड़ा जो फायदा है वो मैंने आपको अभी बताया कि अधिक क्षेत्र दिखाने के लिए ही हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं वाहनों में, ठीक है नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि यदि अवतल दर्पण में वस्तु को सी पर रखा जाए, सी से क्या मुराद है यहां पर? सी से मतलब यह है वक्रता केंद्र। सी से मतलब है बेटा यहां पर वक्रता केंद्र है। अगर हम किसी वस्तु को अगर वक्रता केंद्र पर रखें अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखिए ये आपका अवतल दर्पण है। अगर आप इस अवतल दर्पण में अगर आप वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे, यहां पर वक्रता केंद्र है, यहां पर वस्तु को रखेंगे तो एक यहां पर फोकस बिंदु है, तो आप ध्यान रखेंगे कि प्रतिबिंब जो है हमेशा बेटा वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहां पर बनता है? वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। देखिए यहां पर जो प्रतिबिंब थोड़ा पीछे हो गया है ये, क्योंकि ये डायग्राम जो है स्केल के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक बनता है। तो देखिए यहां पर कहां पर देखिए ऑप्शन चेक करिए आप खुद ही। यहां पर क्या प्रतिबिंब एफ पर बनना है? जी नहीं, प्रतिबिंब एफ पर नहीं बनना है। क्या प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनना है? जी बिल्कुल हाँ, सी पर प्रतिबिंब बनेगा हमेशा। यानी इस बात को आपको ध्यान रखना है, यदि अवतल दर्पण में जब भी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? हमेशा वक्रता केंद्र के ठीक नीचे बनता है। और इसकी दूसरी खासियत यह है कि यह वास्तविक प्रतिबिंब है और दूसरी बात यह है कि यह वस्तु के बराबर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होती है, यह नियम कहलाता है। देखिए यह काफी अच्छा सवाल है। इसका एक नियम होता है कि अगर आप देखिए यहां पर कोई आप अगर समतल दर्पण ले बेटा, यहां पर अगर कोई आप समतल दर्पण ले और इस समतल दर्पण में मान लीजिए एक व्यक्ति को आपने यहां खड़ा कर दिया और इस व्यक्ति की जो दूरी है यहां से दर्पण से वो 2 मीटर है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण के ठीक 2 मीटर पीछे ही बनेगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, प्रतिबिंब जो है दर्पण के ठीक 2 मीटर पीछे ही बनेगा। यानी जितनी दूरी पर व्यक्ति खड़ा होगा उसका प्रतिबिंब ठीक उतनी ही दूरी पर बनेगा दर्पण के पीछे। तो यानी कि देखिए अगर आप देखें कि जहां पर व्यक्ति खड़ा है वहीं पर उसके पीछे ठीक उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनना है, तो इस नियम को हम कहते हैं बेटा, इस नियम को कहते हैं हम सममिति का नियम। यानी कि ये सिमिट्री है, कहीं ना कहीं सिमिट्री है। इस सिमिट्री का जो दर्पण है वो क्या बना रहा है? मिरर इमेज बना रहा है। यानी इसे बोलते हैं हम सममिति, यानी सिमिट्री बोलते हैं। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी के बराबर होती है प्रतिबिंब की दूरी, तो इस नियम को हम कहते हैं सममिति का नियम बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि u बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर और b बराबर माइनस का 40 सेंटीमीटर हो तो आवर्धन होगा। तो देखिए यहां पर किसी दर्पण की बात नहीं की गई है कि दर्पण यहां पर कौन सा है, लेकिन यहां पर u का मान दे रखा है और v का मान दे रखा है। क्या आप इतनी समझ रखते हो दर्पणों की कि आप मुझे u का मान देखकर और v का मान देखकर ही आप मुझे यह बता पाएं कि सर जी दर्पण यहां पर कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा या फिर यहां पर उत्तल दर्पण होगा? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब की दूरी आती है वो हमेशा प्लस में आती है। यानी उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब की दूरी आती है बस दर्पण से वो हमेशा प्लस आती है, किसमें? उत्तल दर्पण में। और ऐसा यहां पर तो माइनस की है, तो ऐसा तो माइनस की दूरी तो हमेशा अवतल दर्पण में ही हो सकती है। देखिए अवतल दर्पण में बी का मान प्लस में हो सकता है, लेकिन अगर माइनस में है तो आप श्योर मानिए कि वो अवतल दर्पण की ही बात की जा रही है। तो प्लस में आएगी, उत्तल दर्पण के लिए आएगी दूरी हमेशा, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां पर ये जो दर्पण है ये अवतल दर्पण की बात की गई है यहां पर,
ये काफी गहरी समझ होनी चाहिए आपको। ये अवतल दर्पण की बात की गई है। चलिए, हमें दर्पण से मतलब नहीं था, हमें निकालना है यहां पर आवर्धन। तो आवर्धन निकालने के लिए आप बताइए सूत्र क्या होता है आवर्धन का। एम बराबर होता है एल आई अपॉन एलओ इज इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू होता है। आप क्या एल आई अपॉन एलओ साथ में लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमें एल आई और एलओ का मान इसमें नहीं दिया है, तो हम खाली एम इज इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू को ही साथ में लेंगे। अब बताइए यहां पर v का मान कितना है? v का मान है यहां पर माइनस का 20। तो देखिए सभी मान चिन्ह के साथ लगाएंगे, तो माइनस का 20 यहां लगा दिया। u का मान कितना है यहां पर? माइनस का 20, हमने माइनस का 20 लगा दिया। तो माइनस से माइनस कट जाएगा सब। ये ऊपर कितना है? माइनस का 20, और नीचे भी कितना है? माइनस का प्लस का 20। 20 ही करना 20, यानी 20 से 20 कट गया, और m का जो मान आया वो आ गया माइनस का 1, यानी आवर्धन जो होगा वो कितना होगा? माइनस का 1 होगा। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नहीं दिया गया है हमें, सॉरी ऑप्शन दिया था हमने, v का मान यहां पर गलत लगा दिया। कोई बात नहीं बेटा, इसको जरा सही कर लेते हैं हम। यहां पर जो v का मान है मेरे प्यारे बच्चों वो 40 है। कितना है v का मान यहां पर? 40 है। और इसको भी चलो सही कर लेते हैं हम, कोई बात नहीं, सही कर लेते हैं हम इसको। चलो सही कर लेते हैं, हमने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं बेटा। देखिए बताइए v का मान कितना है इस बार? v का मान है 40, क्योंकि क्वेश्चन में 40 ही दे रखा है, माइनस का 40 बेटा। और u का मान कितना है? माइनस का 20। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, और 20 दूनी 40। m का मान कितना आ गया? माइनस का, m का मान आ गया माइनस का 2। तो देखिए यहां पर कितना है? बी ऑप्शन से हो जाएगा आपका माइनस का 2। चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए क्वेश्चन है अगला कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी f और त्रिज्या r का संबंध है। यह सवाल यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया कि भाई बताइए अवतल दर्पण में, दर्पण कोई सा भी दर्पण हो, अवतल दर्पण से मतलब थोड़ी है, दर्पण कोई सा भी हो, अवतल हो उत्तल हो, कोई सा भी दर्पण हो, तो इसमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध जो होता है वो ध्यान रखना है आपको कि फोकस दूरी जो होती है मेरे प्यारे बच्चों वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या r की क्या होती है? आधी होती है। चेक करिए ऑप्शन, क्या f इक्वल टू r होता है? बिल्कुल नहीं। f इक्वल टू r/2? जी बिल्कुल, f इक्वल टू r/2 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, कह रहे हैं यदि प्रतिबिंब आभासी और बड़ा है, ध्यान से पढ़िए, यदि प्रतिबिंब आभासी और बड़ा है तो दर्पण कौन सा होगा? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये। अब आप ढूंढिए कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। सोचने वाला सवाल है। अब कुछ बच्चे सवाल क्वेश्चन एकदम करेंगे, आंसर लेकर आएंगे कि अरे सर ये तो हमारा उत्तल दर्पण होता है जिसमें प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? आभासी बनता है। लेकिन बेटा बात सही है तुम्हारी, लेकिन उसमें वस्तु से बड़ा थोड़ी बनता है प्रतिबिंब। अरे उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से क्या होता है? वस्तु से हमेशा छोटा होता है, वस्तु से बड़ा कभी भी नहीं बनता है। तो ये उत्तल दर्पण तो बिल्कुल नहीं है। फिर ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें होगा ये? बेटा ये अवतल दर्पण में संभव है। कैसे? बताता हूं मैं आपको। देखिए ऐसे मान लीजिए दर्पण है, अब यहां पर आपने मुख्य अक्ष खींची, यहां पर जो है यहां पर वक्रता केंद्र है, यहां पर वस्तु का फोकस है, यहां पर इसका ध्रुव है। अगर आपने वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखोगे तो आपको याद होगा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ऐसा जो संभव है, यानी प्रतिबिंब जो है वो आभासी यानी वस्तु से बड़ा बने और कैसा बने? आभासी बने, तो ऐसा अवतल दर्पण में ही संभव है और किसी दर्पण में संभव नहीं है। तो बताइए आपका ऑप्शन कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन सही होगा अवतल दर्पण। दर्पण कौन सा होगा? अवतल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उत्तल दर्पण में फोकल लंबाई का चिन्ह कैसा होता है? यह तो बड़ा सिंपल सा सवाल हो गया कि भाई उत्तल दर्पण है कोई, उसमें जो फोकल लंबाई होती है f का चिन्ह कैसा होता है? अरे सब बताते हैं भाई, f का चिन्ह जो होता है उत्तल दर्पण में वो प्लस का होता है, यानी धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण में धनात्मक होता है। और बताइए भाई कि अवतल दर्पण में ये चिन्ह कैसा होता है? सर अवतल दर्पण में ये चिन्ह होता है ऋणात्मक, यानी माइनस का होता है। अवतल दर्पण में होता है ये चिन्ह ऋणात्मक होता है, यानी कि माइनस का होता है। तो यहां पर जो उत्तल दर्पण में फोकल लंबाई का चिन्ह होता है वो होता है धनात्मक। ध्यान रखिए हमेशा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि यदि वस्तु फोकस पर रखी जाए तो प्रतिबिंब होगा। यानी कि कोई भी दर्पण हो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, तो यहां पर हम जो बात करेंगे वो अवतल दर्पण की बात की जा रही है कि अगर कोई अवतल दर्पण है, अगर प्रतिबिंब जो है वस्तु जो है अवतल दर्पण के आप अगर फोकस पर रखें, कहां रखें?
अगर आप वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखें तो वस्तु यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो ध्यान रखना है, जब भी वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब जो है हमेशा कहां बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा हमेशा अनंत पे बनेगा, यानी कि बहुत दूर बनेगा दर्पण से। तो यहां पर ध्यान रखिए, ऑप्शन सी आपको सही हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब कहां बनेगा? हमेशा अनंत पे बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सवाल है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? बहुत बढ़िया। देखिए यहां पर ये समतल दर्पण है, और मैंने आपको पहले बताया कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बेटा वस्तु के बराबर बनता है, यानी जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा इस समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। साथ में आभासी बनता है, जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? आभासी बनता है। और दूसरी बात यह है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। चलिए वास्तविक बनता है? जी बिल्कुल नहीं, मैंने पहले बताया कि आभासी बनता है। क्या सर आभासी बनता है? बिल्कुल हाँ, आभासी बनता है। क्या उल्टा बनता है? बिल्कुल नहीं। क्या बड़ा बनता है? नहीं भाई साहब, वस्तु के बराबर ही बनता है। तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो हमेशा कैसा रहता है? वो आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहे हैं यदि m का मान -1 है तो प्रतिबिंब होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं कि अगर m का मान आपको दे रखा हो तो इससे आप पहले दर्पण का आइडिया लगा सकते हैं और प्रतिबिंब का भी आइडिया आप लगा सकते हैं। देखिए अगर m का मान ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा, तो आप श्योर शॉर्ट कह सकते हैं बिल्कुल कि दर्पण जो होगा वो कौन सा होगा? हमारा अवतल दर्पण होगा भाई साहब। हमारा कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा हमेशा। अगर m का मान प्लस में होगा तो हमारा दोनों हो सकते हैं, उत्तल भी हो सकता है और अवतल भी हो सकता है, ये देखना पड़ेगा फिर। देखिए यहां पर m का मान माइनस में आया है, तो अगर m का मान माइनस में आया है तो बोलेंगे कि भाई जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा बेटा? वो प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा। और यहां पर जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? अवतल में अगर m का मान माइनस का होगा तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा बेटा। जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा अवतल में तो कैसा होगा? वो हमेशा वास्तविक होगा। तो उल्टा और वास्तविक, तो वास्तविक और उल्टा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, यदि अवतल दर्पण में वस्तु P और फोकस F के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब, यानी कि यदि अवतल दर्पण में वस्तु P और F के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो देखिए जब भी वस्तु अवतल दर्पण में P और F के बीच में रखी जाएगी, यानी P और F के बीच में रखी जाएगी, तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, तो हमेशा प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनता है और दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, और वस्तु से कैसा बनेगा? आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है। तो आप कहेंगे आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब देता है? हमेशा छोटा की बात करूं, अगर आपको याद हो अवतल दर्पण छोटा प्रतिबिंब भी देता है और बड़ा प्रतिबिंब भी देता है। समतल दर्पण हमेशा बराबर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, ये भी नहीं होगा। तो एक ही दर्पण है, उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा रखता है। तो ये थे आज के PYQs। अगर आपको पसंद आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच।